बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, जिस तरह से आपको बताया कि आपका जो फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट है, ठीक है, वो आपका 30 अगस्त को है, ठीक है। सो जिसमें बायो के जो चैप्टर में से एक चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। सो आज मैं पीएमडीसी सिलेबस से आपको दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको एक ड्राइव दी है जिसमें मैंने आपको जो है बायो की पॉइंट्स की अलग से उसमें एक ड्राइव थी, ठीक है, एक लिंक था। सो उसमें तमाम चैप्टर के आपको मिल जाएंगे और उसी को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। सो आज हम देखने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को, जो कि आपके फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट में इंक्लूड है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बेटे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम देखने जा रहे हैं। सो ये रहा, ठीक है। तो ये देखें, अब इसमें देखें, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करें तो सबसे पहले पीएमडीसी जो सिलेबस है ना उसको अपने सामने खोल के रख लें, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज चले, फिर इस तरह से मज़ा भी आता है। वो बच्चे जो अंधाधुन कहते हैं कि नहीं भाई हम पूरा कर लेते हैं उसके बाद सिलेबस देखेंगे, तो बेटे फिर उसमें मज़ा भी नहीं आता और बोर भी होते हैं आप, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा, अब देखें, आपने सेल स्ट्रक्चर फंक्शन के चैप्टर को प्रिपेयर करना है। आपने पीएमडी सिलेबस निकाल लिया अपने पास। अब आपने सब टॉपिक देखेंगे भाई, सब टॉपिक में इन्होंने सेल वॉल दिया हुआ है, ठीक है। अब सेल वॉल पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेल, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेल वॉल के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। प्राइमरी सेल वॉल कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, मिडिल लेमिला क्या होता है, पहले कौन सी होती है, बिटवीन कौन सी होती है, आउटर मोस्ट कौन सी होती है, ये सारे पॉइंट मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। और यू दूंगी और बाकी पीडीएफ आपको मैंने ग्रुप पे भी शेयर की है, ड्राइव भी प्रोवाइड की है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है क्या है, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल। जाहिर सी बात है, साइटोप्लाज्म पढ़ने के बाद जब आप पढ़ेंगे कि भाई एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और बाहर जो आउटर मोस्ट जो आउटर दी जो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट जो स्पेस है वो हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या है, ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल। तो वो तमाम जितने भी सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसमें आ जाते हैं न्यूक्लियस। सबसे पहले तो क्या आ जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटिस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज भी कह सकते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है, प्लास्टेस, प्लास्टेट्स कह लें या क्लोरोप्लास्ट कह लें, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्लांट में किस तरह से होते हैं, किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो वाले सेल, और यूकैरियोट जो कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अच्छा, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में जो है काफ़ी थ्योरीज आई, ठीक है। तो उसमें एक फ्लूइड मॉडल पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आप टॉपिक वाइज सब टॉपिक देख के आप इस तरह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव को भी देख सकते हैं। लाइक आपने सेल वॉल में क्या करना है, कंपेयर स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल और प्लांट सेल में पहले तो आपने सेल में डिफ्रेंशिएट करना है एनिमल और प्लांट सेल के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी स्ट्रक्चर एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स विद यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब उसके बाद यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है उसमें आपने एक डिफ्रेंशिएट करना है। डिफाइंड आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल, और जितने भी ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तमाम के आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पता होने चाहिए। इसी से एमसीक्यूज आता है। और आपको डिफाइन करना आना चाहिए सेल मेम्ब्रेन का जो एक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है उसको, ठीक है। तो ये वही बातें हैं जो कि मैंने आपको सब टॉपिक में बताई। अब हम चलते हैं अपने जो मैंने आपको एक ड्राइव में भी प्रोवाइड किया था, एक की नोट्स है, तो उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, आपने खुद बाद में उस वीडियो को देखने के बाद रीड आउट लाजमी करना है और पीपी लाजमी सॉल्व करनी है। पीपी मीन पास पेपर, ठीक है। और होमवर्क वाले ग्रुप में आपने देन शेयर कर देना है, ठीक है। देखें, मैं आपसे कहूँ या ना कहूँ, पास पेपर का आपने लाजमी सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप खुद से मुखलिस नहीं है ना, अब मैं देखिए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, तो अब मैं इंडिविजुअली बेसिस पे सबसे नहीं पूछ सकती, लेकिन आप खुद ज़िम्मेदार बने। अगर आपने सिलेक्शन अगर आप अपनी सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, तो बेटे आपने जो है सिंसियर होना होगा, अपने साथ मुखलिस, ठीक है। एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ मुखलिस हो जाए,
ठीक है, जिन्होंने इतना बड़ा करके यहाँ तक मतलब पढ़ाया लिखाया और आखिर वक्त में आप जो है हार मान रहे, तो बेटा इस तरह से ना किया करें। आप अपनी कोशिश लाजमी करें, बाकी नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो बेटे ये देखिए मैंने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का खोल लिया है। अब मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ, ठीक है, उसको नोट करें और साथ साथ रीडिंग भी दे। देखें एमसीक्यूज जो आता है ना, सबसे कॉमन एमसीक्यूज कि सेल क्या है। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये तो बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, द सेल इज डेट कैन स्टिल कैरी ऑन, और जाहिर सी बात है सेल ही होता है जो तमाम फंक्शन को देख रहा होता है। बहुत यूनिसेलुलर, जो कि यूनिसेलुलर मतलब जो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे वन सेल पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। मल्टी सेलुलर जिनके पास लाइक ह्यूमन, हम मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और कंपोज तमाम जो है सेल से बने होते हैं। ये सारी वो बातें हैं जो आपने खुद रीड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बिफोर दी 17th सेंचुरी नो वन न्यू द सेल एग्जिस्टेड। ये सारी चीज़ें आपने खुद यूज, मैं जो इंपॉर्टेंट बातें ना वो बता रही हूँ। माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है, क्यों ईजाद किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ सेल जो है किसने की थी। सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और कहाँ से डिस्कवर किया था, किस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किसको देखा था? तो स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कि एमसीक्यूज में आती है। अच्छा, ही डिस्क्राइब दिस सेल आर टाइनी, क्या डिस्क्राइब किया था कि सेल जो है क्या है, टाइनी बॉक्सेस है, हनीकॉम्स है। ये सब आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। अच्छा, ये सारी सेल थ्योरी हो गई, आपको सेल का पता होना चाहिए। जो मेन चीज़ें मैं बता रही हूँ, बाकी आपने खुद रीड आउट देना है, ठीक है। इतना कुछ ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है। और किससे किया? उसने कहा था कि भाई एक स्पेरिकल बॉडी जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और कहाँ से किया था? इन दी सेल ऑफ ऑर्किड्स से, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। अच्छा, उसके बाद जो है साइंटिस्ट का भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर सेल थ्योरी में आपको बताऊँगी बेटे, सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी, द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। तमाम ऑर्गेनिज्म या तो एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको पता है कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब इन तमाम डिस्कवरी से एक सेल थ्योरी जो है कंपोज की गई, ठीक है। जो कि ये 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या था, शेल्डन एंड शेवान का थर्ड पॉइंट था, जो कि क्या था, ऑल सेल आर प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि जो पहले से मौजूद सेल है ना, वही माइटोसिस करके 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस, तमाम जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, वो पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, और ये आ सकता है, सॉरी पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो ये आ सकता है कि भाई ये किसका था ये पॉइंट, तो ये शेल्डन शेवन का था। तो ये बस ये 3 पॉइंट है सेल थ्योरी के, ठीक है। थर्ड वाला मैं बता दें कौन साइंटिस्ट का, या वो पता होना चाहिए। उसके बाद माइक्रोस्कोप की कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि बेटे माइक्रोस्कोप क्या होता है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है देखते हैं माइन्यूट ऑब्जेक्ट को, जो कि नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, ठीक है। उसके बाद 2 कैटेगरी है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड एक्सरे माइक्रोस्कोप, बल्कि 3, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं, एक्सरेज में हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं। तो ये 3 टाइप है इस बेस पे, ठीक है, माइक्रोस्कोप की। अच्छा, उसके बाद मैग्नीफिकेशन क्या होती है। मैग्नीफिकेशन होती है कि भाई जो एबिलिटी होती है ना माइक्रोस्कोप की, इंक्रीज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म आप देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वो माइक्रोस्कोप जो है उसकी कितनी मैग्नीफिकेशन है, मतलब वो कितना बड़ा करके दिखा सकता है आपको उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो वो उसकी मैग्नीफिकेशन होगी। तो इस तरह से लाइट की कुछ अलग मैग्नीफिकेशन होगी, एक्सरेज की कुछ अलग होगी, इलेक्ट्रॉन की अलग होगी, ठीक है। तो आपको मैग्नीफिकेशन का पता चल गया कि मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप होती है कि भाई कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू सेपरेट एडजेसेंट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रेजोल्यूशन ये होती है कि ये माइक्रोस्कोप की वो कैपेसिटी होती है जो कि एडजेसेंट फॉर्म, मतलब कोई दो ऑर्गेनिज्म अगर एक साथ है तो उसको किस तरह से जो है सेपरेट करके आपको दिखा सकती है अच्छी तरीके, तो वो रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। और कंट्रास्ट क्या होता है बेटे, कंट्रास्ट होता है कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग वन पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम अदर। कि एक सेल है, उसका एक पार्ट
ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखना चाह रहे हैं, तो एक पार्ट है ना मतलब इस सेल का, तो आप इसको इस सेल के मतलब सेल से अलग देखना चाह रहे हैं, तो ये डिस्टिंग्विश करके कितने अच्छे तरीके से आपको ये सेल का वन पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम दी अदर, मतलब एक ही सेल का पार्ट है और दूसरे पार्ट से किस तरह से वो आपको मतलब कंट्रास्ट करके या डिस्टिंग्विश करके किस तरह से बता सकते हैं, तो वो कंट्रास्ट कहलाता है, ठीक है बेटे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, ये आपने पढ़ लेनी है इतना। अच्छा, इसको रीड लाजमी देना इस पीडीएफ को, ठीक है। वो बच्चा जो बिल्कुल जीरो से भी पढ़ रहा है ना, तो उसके लिए भी ये पीडीएफ है, इनफ है। टाइप्स ऑफ सेल, जिस तरह से मैंने कहा, जिस तरह से पीयूनी सिलेबस में पूछा था कि भाई प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो बेटे प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन क्या होता है बिफोर, कैरियोन होता है सेल्स कह लें या वो कह लें, ठीक है। यू होता है ट्रू, तो प्रो बिफोर यू ट्रू, यू ट्रू मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिसमें इसमें फॉल्स होता है, ठीक है। तो फाउंड ओनली बैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया, इसमें ये जो है ना, जिसमें कोई वो सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस होता है, उसका जो डीएनए मटेरियल होता है ना, वो ऐसे ही होता है, पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। अच्छा, तो वो ये सिर्फ होता है बैक्टीरिया और आर्चीबैक्टीरिया में, जबकि जो यूकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, वो सिर्फ वो पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड रीजन। जिस तरह से मैंने कहा बेटे कि इसका जब न्यूक्लियस नहीं होगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो अब आप बोलेंगे कि मैम फिर इनका जेनेटिक मटेरियल वो कहाँ होता है, तो मैंने कहा बेटे वो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, के जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड फॉर्म में, न्यूक्लियोइड रीजन में पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है द न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप जेनेटिक मटेरियल विद इन, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल जो है क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है बाउंडेड हुआ होता है न्यूक्लियर एनवेलप से, ठीक है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। फोर डिफरेंस देख लें, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट, किसमें, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोटिक में देखें ऑर्गेनेल जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल, वो सिंगल मेम्ब्रेन भी होते हैं, डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया ही नहीं जाता, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में इट कंटेन उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया एक, ठीक है। जिस तरह से अगर ये डायग्राम आप देखें, तो इसमें आप देखें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में इसमें देखिए ट्रू न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, जबकि इसमें क्या है कि न्यूक्लियस नहीं नज़र आ रहा, आपको प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। और ये देखिए जेनेटिक मटेरियल इसका एक न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए बेसिक सेल पार्ट्स, कि बेसिक सेल पार्ट्स होते क्या है, तो बेटे बेसिक सेल पार्ट्स में सबसे पहले तो सेल वॉल आ जाती है, बैरियर डेट गिव सपोर्ट टू द सेल, मतलब ये न्यूक्लियस है, और ये देखिए ये सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब इस जो है साइट ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस के बाहर है ये आपका साइटोप्लाज्म है। अब जो साइटोप्लाज्म को जो कवर करके रख रही है ना, ये एक मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि एक बैरियर का काम करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन बता दिया कि बेटे ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन फ्लेक्सिबल बैरियर होती है, कंट्रोल विच गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो ये कंट्रोल करती है कि भाई क्या चीज़ अंदर आ रही है और क्या चीज़ बाहर जा रही है, ठीक है। न्यूक्लियस मैंने बताया कंट्रोल सेंटर होता है फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज़, जिस तरह से हम इंसानों में ब्रेन होता है, इस तरह से सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, सेल डीएनए क्रोमोसोम्स होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, वाटर जेली फिलिंग कंटेन्स, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं सेल पार्ट्स। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ लेते हैं। तो बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने ये सारी चीज़ें रीड करनी है। मैं ऊपर से बता रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, केमिकल ट्रांसपोर्ट में, जिस तरह से मैंने बताया प्रोटेक्शन लेयर होती है जो कि कवर करती है सेल सरफेस को। ये बैरियर एक बैरियर के तौर पर भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ लाइक द स्किन ऑन योर बॉडी, जिस तरह से हमारी स्किन होती है ना, वो मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस, तो लाइक इसी तरह से ये भी काम कर रही होती है। इट कीप सम थिंग्स आउट एंड इन, जिस तरह से कहा इट इज़ सेमी परमेबल इन नेचर। ये एक पॉइंट आ जाता है, देखिए हाईलाइट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो हाईलाइट है कि ये क्या है, सेमी परमेबल इन नेचर है, ठीक है। कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए, देखिए हाईलाइट है, जो चीज़ें हाईलाइट है उसको आपने लाजमी रीड देना है, ठीक है। कॉम्पोजिशन में क्या है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लोकेशन पता होनी चाहिए, फाउंड इन ऑल सेल, ये तमाम सेल में पाई जाती है, ठीक है।
अच्छा, अभी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो बेटे इसमें जो है दो, चलो पहले मैं आपको ये पढ़ा दूं। तो बेटे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में अब इन्होंने जो है ना कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफन रेफर टू, हम इसे कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जो स्ट्रक्चर होता है ना सेल मेम्ब्रेन का, उसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहते हैं? कौन से दो साइंटिस्ट ने किया था? सेंगर और नाइकोलसन, इसका नाम याद रखना है। अच्छा, इन्होंने क्यों जो है ये मॉडल प्रपोज किया जिसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, क्या वजह थी इसकी? तो बेटे इट इज़ कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी है? फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, जो कि अरेंज है इन फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर में अरेंज है। इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया। ये एक बायलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड जो होती है ना वो अरेंज होते हैं बायलेयर में, ठीक है। और उसमें क्या होता है? एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो कि हेड होता है, ठीक है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है, फोस्फेट हेड होता है, और एक हाइड्रोफोबिक होता है जो कि टेल होता है, वाटर हेटिंग होता है, ठीक है। सो एक तो ये फॉस्फोलिपिड है, अगर मैं आपको दिखाऊं पर डायग्राम में, तो बेटे ये मैंने जूम करके दिखा रही हूँ एक एक चीज़। तो बेटे ये देखिए, फॉस्फोलिपिड की लेयर आपको नज़र आ रही है, देखिए फॉस्फोलिपिड बायलेयर कंटेनिंग प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये इस तरह से बना है, ये इस तरह से, ये इसका हेड है, जो हेड है ना ये हाइड्रोफिलिक है, और ये जो टेल है ना, ये जो टेल दोनों दोनों तरफ की जो टेल्स आपस में देखें ये इंटरसेक्ट करी, तो ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर हेटिंग है, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद कहाँ पे थे हम? ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि द प्रोटीन यूजुअली स्पेन फ्रॉम वन साइड ऑफ द बायलेयर टू द अदर, उसे इंटीग्रल प्रोटीन करते हैं। अब आप ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि सेल मेम्ब्रेन के देखिए एक साइड से दूसरी तरफ जो पूरी एक प्रोटीन होती है कि एक फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड निकली होती है, वो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ठीक है। और पेरिफेरल क्या होती है कि वो सिर्फ एक साइड पे है, मतलब वो अगर आउटसाइडर है तो वो उधर ही है, मतलब वो जो है ना पूरा इन नहीं जा रही, अंदर और बाहर नहीं जा रही, जिस तरह से इंटीग्रल में आपने देखा। और अगर पेरिफेरल साइड अंदर की साइड, तो अंदर की साइड पे ही रहेगी कि द बट सम सेट ऑन दी वन साइड, तो वो कौन सी होती है? वो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, ठीक है। द इंटीग्रल प्रोटीन आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस दी। अब खुद सोचें, जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसके तरीके क्या होंगे? चीज़ें अंदर और बाहर ईजीली जा सकेंगी, क्योंकि ये जो है दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है इस मेम्ब्रेन के, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको डायग्राम से भी दिखा दूंगी। द कार्बोहाइड्रेट फाउंड द आउटर सरफेस एंड अटैच टू द प्रोटीन। अब वो ये कह रहे हैं कि अब वो कार्बोहाइड्रेट जो फाउंड होते हैं आउटर सरफेस पे, वो अटैच होते हैं प्रोटीन के साथ और समटाइम फॉस्फोलिपिड के साथ। अब उस मेम्ब्रेन के ना बाहर कार्बोहाइड्रेट की रिंग भी आपको नज़र आ रही है, या तो वो प्रोटीन के साथ होगी जो इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन है, या क्या होगी? फॉस्फोलिपिड के साथ होंगी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल में ऑल्सो भी दियर, कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि इन सम सेल में 50% हो सकता है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है जो कि हाईलाइट हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ बेटे, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये सारी इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि वन साइड टू दी अदर साइड निकली हुई है। देखिए ये पेरिफेरल, देखिए ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। ये देखें, ये अब ये जो है ना, देखिए ये तो इंटीग्रल प्रोटीन है ये वाली। अब इसके साथ देखिए अंदर की साइड जो लगी हुई है ये पेरिफेरल प्रोटीन है, इस तरह से ये बाहर की साइड लगी हुई है पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। सो ये सब था। और देखिए ये कोलेस्ट्रोल है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये कोलेस्ट्रोल है, ठीक है। और ये देखिए कार्बोहाइड्रेट चेन है, ये चेन नज़र आ रही है जो कि या तो प्रोटीन के साथ या फॉस्फोलिपिड के साथ लगी हुई है। देखिए प्रोटीन के साथ भी लगी है, फॉस्फोलिपिड के साथ भी डायरेक्ट लगी, कार्बोहाइड्रेट की चेन जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर भी दिखा दिया, मेम्ब्रेन का भी बता दिया। अच्छा, उसके बाद हम परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन देख लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि ये सेमी परमेबल होती है, तो द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय टू प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो परमेबिलिटी है इसकी ये रेगुलेट होती है दो प्रोसेस के जरिए, ठीक है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बचपन में भी आप पढ़ चुके होंगे इन ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। सो वन बाय वन पढ़ते हैं हम इन सब के बारे में। सो बेटे पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विच रिक्वायर एनर्जी। तो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है कि पैसिव में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये एक तो डिफरेंस हो गया।
अच्छा, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें कौन से इसको फर्दर डिवाइड किया गया है डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, स्प्रेडिंग एंड फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस कह ले फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम स्टेट। बेटे सबसे पहले तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको पता होगा ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि एक चीज़ जो है ना हायर कंसंट्रेशन से मूव कर रही है लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। कोई भी जो सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से मूव कर रहा है लोअर कंसंट्रेशन, देखिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आएगा और इसके लिए कोई एनर्जी की नीड नहीं होती, ठीक है। और इसमें दो प्रोसेस आ जाते हैं, एक आता है डिफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें ना मॉलिक्यूल्स और आयन की फ्री मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ये तब तक हो रही होती है ये मूवमेंट जब तक क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए, ठीक है। और जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस के नाम से ही जाहिर है कि वाटर की बात हो रही है कि इसमें डिफ्यूजन होगी वाटर की और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी, या आप ये कह लें कि और द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट ही है, ठीक है। मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर क्लोज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बेटे ये आपको समझ आया, पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर डिवाइड किया गया डिफ्यूजन में जिसमें फ्री मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स और इनकी जब तक होती है जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव ना हो जाए, और डिफ्यूजन में क्या होती है, वाटर की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है बेटे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट तो आपको समझ आ गया। अब सेम अपोजिट जो है आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट ले। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे सब्सटेंस ने मूव करना होता है, ठीक है। ये सब्सटेंस जो है ये क्या कर रहा है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करना चाह रहा है, तो बेटे इसके लिए तो एनर्जी की नीड पड़ेगी ना आपको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूँ। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी फर्दर जो है ना उसको कैटेगराइज किया गया है। ये तो आपको समझ आ गई कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में मूव करना, या लो एनर्जी स्टेट से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना होता है, इसमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, जबकि पैसिव में कोई एनर्जी की नीड नहीं थी। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी और मूवमेंट मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन, मतलब इसमें क्या हो रहा होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम देख रहे होते हैं, ठीक है। यू हम लो से हाई की तरफ जाते हैं, अगेंस्ट है ना, जबकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो हाई टू लो देखते हैं जैसे हम पैसिव में देखा था, लेकिन एक्टिव में अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, मीन लो टू हाई जाते हैं, जबकि हाई टू लो ना जाना चाहिए, इस वजह से अगेंस्ट मेंशन है। बाय द एक्सपेंडिंग ऑफ एनर्जी के जरिए, ठीक है, थ्रू अ कैरियर मूवमेंट मॉलिक्यूल्स आइन फ्रॉम द रीजन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन यूजिंग एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है फेगोसाइटोसिस में और पिनोसाइटोसिस में। अब फेगोसाइटोसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ पिकिंग एंड इंजेक्शन ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फेगोसाइटोसिस होती है कि ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक जो है ना एक वो है फूड पार्टिकल है, ठीक है। इस फूड पार्टिकल को ये ऑर्गेनिज्म जो है ये इंजेस्ट करना चाह रहा है, तो ये इसके करीब आएगा और इस तरह से अपनी सेल में उनको अंदर करके इसको अंदर ले लेगा और ये पे इसके अंदर, तो ये फेगोसाइटोसिस होगा। और पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, पिनो मीन फ्लूइड की बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर कोई फ्लूइड को अंदर इसी प्रोसेस से लेगा तो वो पिनोसाइटिस होगा, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल मीन फूड पार्टिकल को लेगा तो वो फेगोसाइटोसिस होगा, फेगोसाइटोसिस। और ये दोनों क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो बेटे ये एमसीक्यूज आते हैं कि पिनोसाइटोसिस कौन सी कैटेगरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड पड़ती है और ये अगेन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की नीड नहीं, किसी एनर्जी की नीड नहीं होती क्योंकि ये टुवर्ड्स दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस फर्दर टाइप से। तो बेटे ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम सेल ऑर्गेनल पे, सेल वॉल पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सेल वॉल पे सेल वॉल को पढ़ लेते हैं। अच्छा, इस वीडियो के बाद आपने अपनी टेक्स्ट बुक को लाजमी देख लेना है। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ। आपका काम ये है कि आपने इसके बाद खुद भी वर्किंग करनी है। पास पेपर तो लाजमी सॉल्व करने हैं। पास पेपर तो मुझे बोलना ही ना पड़े, बार बार मैं कहती हूँ मुझे पास पेपर का ना बोलना पड़े, पास पेपर करने ही करने हैं आपने। बेटे सेल वॉल देख लो। सेल वॉल जो है क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। जिस तरह से मैंने कहा कि बेटे सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल, मीन आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। इट अनदर लेयर लाइक दिस सेल मेम्ब्रेन, ये एक दूसरी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद, ठीक है। इट कंपोज, ये किससे कंपोज हुई होती है, सेलुलोज से कंपोज हुई होती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ना।
जो कि कार्बोहाइड्रेट है, एंड सम अदर केमिकल, और कुछ अदर केमिकल सब्सटेंस से भी हुई होती है, ठीक है। लोकेशन इसकी क्या होती है, प्लांट में होती है, फंजाई में होती है, बैक्टीरिया में होती है, बट डू नॉट एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो आपको पता है ना कि एनिमल सेल में अगर वो पूछे कि आउटर मोस्ट सेल इन एनिमल सेल, तो आपका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। अगर वो पूछे कि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, ठीक है, या आउटर मोस्ट वॉल कह लें, तो आपने सेल वॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो बेटे ये चीज़ है, प्लांट के लिए, फंजाई के लिए, कुछ भी के लिए, जो यहाँ पे नाम बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है डिस्क्रिप्शन, आउटर लेयर रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग मेड ऑफ सेलुलोज। ये क्या, जो सेल वॉल है ना, ये आउटर लेयर है और ये बहुत रिजिड होती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होती है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो दिया 3 लेयर्स। इसमें क्या होती है, इसमें जो है ना 3 लेयर्स होती हैं सेल वॉल की। 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल। एक होती है मिडिल लेमेला, एक होती है प्राइमरी वॉल, एक होती है सेकेंडरी वॉल। तो बेटे मिडिल लेमेला क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें पाए जाते हैं। देखिए ये दो डॉटर सेल है। अब इन दोनों के दरमियान जो एक सीमेंटिंग मटेरियल होगा ना, सीमेंटिंग मटेरियल मतलब जो सीमेंट का काम कर रहा होगा, सीमेंट मीन चिपकाने का, अटैच करने का। तो इनके दरमियान जो ये सीमेंटिंग मटेरियल का काम कर रहा होगा, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें मोस्टली पाया जाता है, तो बेटे ये एक सीमेंटिंग लेयर के तौर पे काम करती है। कौन, मिडिल लेमेला, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, प्राइमरी वॉल क्या होती है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सेल का, जो सिंथेसाइज होता है बाय प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इन यंग सेल इट इज़ थिन, यंग सेल में ये थिन होती है और इलास्टिक होती है, जबकि ये क्या होती है, वक्त के साथ थिक हो जाती है और रिजिड हो जाती है जब वो मिच्योर हो जाती है, प्राइमरी वॉल। और ये बनी होती है हेमोसेलुलोज से। आपने ये याद रखना है कि हेमीसेलुलोज इसमें 50% होता है, सेलुलोज इसमें 25% होता है, और पेक्टेट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वॉल क्या होती है, सेकेंडरी वॉल कंपोज हुई होती है सेलुलोज से, और ये प्रेजेंट होती है इनसाइड द प्राइमरी वॉल, ठीक है। मतलब ये जो है, देखें, ये तो मिडिल लेमेला है, ठीक है, जो कि सीमेंटिंग लेयर का काम कर रहा है। और ये वाली कौन सी है, ये आपकी प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल है। और जो अंदर की साइड पे है ना, इनसाइड द प्राइमरी वॉल, ये आपकी कौन सी है, जो ग्रीन से बनाई है, ये आपकी सेकेंडरी वॉल हो गई, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल जो है प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद बाहर होगी सेकेंडरी, बेटे इनसाइड होती है। कैन बी मॉडिफाइड थ्रू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड अदर सब्सटेंस। अच्छा, इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो इसमें डिपोजिशन होगी लिग्निन की और दूसरे सब्सटेंस की। जबकि प्राइमरी वॉल में आपने देखा था क्या, हेमोसेलुलोज था, और सेलुलोज 25%, हेमोसेलुलोज 50% और पेक्टेट सब्सटेंस थे। जबकि सेकेंडरी वॉल में क्या होता है, उसमें डिपोजिशन होती है लिग्निन की और दूसरे सब्सटेंस की। तो बेटे ये सारा डिफरेंस है, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, और आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अच्छा, इसकी सेल वॉल की जो, पहले मैं आपको डायग्राम से दिखा दूं। देखें ये वही है, ये देखें 2 डॉटर सेल है, इनके दरमियान जो ग्रीन वाला नजर आ रहा है, जो सीमेंटिंग मटेरियल का काम कर, देखिए ये मिडिल लेमेला है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्राइमरी वॉल। तो बेटे ये जो आउटर मोस्ट है ना, ये देखिए ये प्राइमरी वॉल है। और सेकेंडरी वॉल देखिए उसके अंदर जो दूसरी वाली है ना, देखिए ये सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। देखें अगर मैं आपको बताऊं दोबारा से, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को जो कवर किया हुआ है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मैंने पर्पल से बनाई है। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है क्या है, सेकेंडरी वॉल है, और सेकेंडरी वॉल के बाहर क्या है, प्राइमरी वॉल है, ठीक है। और प्राइमरी वॉल के बाहर सीमेंटिंग लेयर होती है, ठीक है, जिसे हम मिडिल लेमेला कहते हैं। तो अब आपको समझ आया। ये भी आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप हमें बताएं कि इनसाइड टू आउटसाइड कौन कौन सी लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, आपने लिखा सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आपका क्या होगा, सेकेंडरी वॉल, फिर क्या होगा, प्राइमरी वॉल, फिर मिडिल लेमेला, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अच्छा, फंक्शन देख लें बेटे। फंक्शन जो है क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, शेप ऑफ सेल, जाहिर सी बात है सेल वॉल क्या करता है, एक शेप मेंटेन करता है सेल की, ठीक है, और सपोर्ट भी करता है, और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसी भी हार्म से। हेल्प इन इम्बाइबेशन ऑफ वाटर, हेल्प करता है, इम्बाइबेशन ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है। एक्ट्स करता है परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये एक परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये अलाउ कर सकता है वाटर को भी, ऑक्सीजन को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी टू डिफ्यूज़, कि वो डिफ्यूज़ हो सके इन एंड आउट,
ठीक है, टू ऑफ द सेल। सो बेटा ये सेल वेल को मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। उसके बाद चलते हैं न्यूक्लियस। तो बेटा न्यूक्लियस पे चलते हैं। सो बेटे अब न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, जिस तरह से मैंने कहा कि हम ह्यूमंस में क्या होता है, ब्रेन हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेम सेल में जो होता है ना, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, जिस तरह से ब्रेन है हमारा, इस तरह से सेल में न्यूक्लियस है। तो इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ठीक है, और ये डिस्कवर किसने किया था, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, 1831 याद रहे या ना रहे, रॉबर्ट ब्राउन याद रह जाना चाहिए। अच्छा, इट होल्ड्स द डीएनए, ये बताया था कि बेटे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, दिस इज मटेरियल डायरेक्शन ऑफ फॉर दी सेल। और यही मटेरियल होता है, यही डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, यही इसको क्या प्रोवाइड करता है, यही इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरफ जाना है, क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, क्या डायरेक्शन देना है। ठीक है बेटे, यही डीएनए ही जो न्यूक्लियस के अंदर, मैंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पावर अथॉरिटी है। अब इसके अंदर एक दूसरी पावर अथॉरिटी है डीएनए, जो कि डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, दिस इट टेल्स हाउ टू रिप्रोड्यूस, कि किस तरह से रिप्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, तमाम जो है बताती है इसको। इसकी लोकेशन क्या है, ऑल सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोट। ठीक है, अब इसकी लोकेशन आप यही बोलेंगे ना कि न्यूक्लियस तमाम सब में पाया जाता है सिवाय किसके, प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है बेटे, ये मैंने आपको शुरू में ही डिफरेंस में बता दिया था। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन, कि भाई इसकी डिस्क्रिप्शन आप क्या देंगे, मतलब इसके बारे में क्या बयान करेंगे। आप बोलेंगे कि न्यूक्लियस जो है एक लार्ज ओवल शेप है। ठीक है, अच्छा, मे कंटेन वन और मोर न्यूक्लियाई, और किसी भी सेल में एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ पे थे, अच्छा ये हॉल करता है डीएनए, तो बात हो गई। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर देख लें। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब न्यूक्लियस भी ना, न्यूक्लियस के भी पार्ट्स होते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं बेटे, वो सबसे पहले तो देखें, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। जिस तरह से सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इस तरह से न्यूक्लियस के बाहर भी क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और उसके बाद जिस तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है ना, इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी एक प्लाज्म होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, या कैरियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस, एक स्मॉल बॉडी भी होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और क्रोमेटिन नेटवर्क भी होता है। ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल का होता है। अगर मैं आपको सारे पार्ट्स बताऊँ, देखें ये क्या है, ये आपका पूरा सेल है। सेल के अंदर मैं आपको न्यूक्लियस दिखाने जा रही हूँ, ये आपका न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के बाहर जो है क्या होगी, एक लेयर होगी। ठीक है, जो कि इस न्यूक्लियस को कवर कर रही होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर एक प्लाज्म भी होगा जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। और इसी के अंदर एक क्या होगी, एक छोटी बॉडी होगी जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जो ग्रीन से बनाई, और इसी के अंदर आपका क्रोमेटिन मटेरियल मीन डीएनए होता है। ठीक है, सो ये भी स्ट्रक्चर हो गए।